मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये सब काम किसका करता है? किसका? प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। क्यों करना है? ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सके? अचीव हो सके। किस तरीके से? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। अब अगला 10 मिनट इस पर सुनेंगे ताकि हम लोग को बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसी भी चीज को जब हम लोग प्रोसेस बोलते हैं तो प्रोसेस में चीजें सीक्वेंस में चलेगी, यानी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, कोई दूसरे सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है ना। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई दिस टू बी डन, है ना। क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कौन करेगा, जब उसको हम एडवांस में यानी करने से पहले सोचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग। अभी तक हम लोग जो प्लान करते हैं वो सिर्फ एक थॉट होता है, जस्ट हम लोग उस थॉट को एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमने सोचा कि सर हम ये पंखा बनाकर बेचेंगे, तो पंखा बनाने के लिए एक से एक रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अपने फैक्ट्री में हम लोग ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, है ना, और आगे सेल करेंगे। तो ये हम लोग इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान किया। अब इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करेंगे या कंपनी में काम करेंगे, मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज होंगे, सबका डिजिग्नेशन क्या होगा, रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। यानी प्लान के अकॉर्डिंग जब हम लोग टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, यानी मेरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होगा। ठीक है, देख अब हम लोग डिजाइन कर लिए कि ये मेरा एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एक मैनेजर होगा, एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एक रोल हमने डिसाइड कर लिया। अब उस रोल के लिए कौन सबसे परफेक्ट है, उस रोल के लिए कौन सबसे सही है, उसका सिलेक्शन हम लोग किसके अंदर करते हैं? स्टाफिंग, है ना। अब हम लोग ने प्लान बनाया था, प्लान हमारा बताया था कि काम को इस तरीके से करना है, और डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? उस काम को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करें। हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है, डाइवर्सन तो नहीं आ रहा है, कोई हर्डल तो नहीं आ रहा है। यानी टाइम टू टाइम क्या करना? गाइड करना, मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेट करना, किसके साथ? एम्प्लॉयज के साथ, ताकि जो मेरा काम है, जो मेरा डिजायर गोल है, काम भी उसी तरीके से परफॉर्म होते चला जाए। एंड लास्ट वन है हमारा कंट्रोलिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर। किसको? एक्चुअल रिजल्ट को, जो काम, जो रिजल्ट हुआ और जो हमने सोचा था। तो डिजायर टास्क और एक्चुअल रिजल्ट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि कहाँ कहाँ डेविएशन हुआ, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? रिसोर्सेज को प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि मेरा गोल क्या हो सके? अचीव हो सके। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ कोई ना कोई गोल रखता है, तो उस गोल को क्या कर सके? हम अचीव कर सके। किस तरीके से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी इफेक्टिव कहने का मतलब क्या होगा? जब हम लोग दिए हुए टास्क को ऑन टाइम पूरा करते हैं। एक गोल का एक टाइम लिमिट होता है, विदाउट टाइम लिमिट कोई गोल मीनिंगलेस है ना। तुम लोग बोल रहे हो कि सर हम टॉप करेंगे, किस में? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, किस क्लास में? कोई तो गोल होगा, कोई तो टाइम लिमिट होगा। तो अब जब तक तुम एक टाइम लिमिट सेट नहीं करो तब तक तुम्हारा गोल क्या हो गया? मीनिंगलेस। इफेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव कहने का मतलब हुआ कि टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना, और एफिशिएंट कहने का मतलब क्या हो गया? विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी सबसे कम वेस्टेज होना चाहिए। रिसोर्सेज अगर लगने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए 100 रुपए लग रहे, तो ये जरूरी कोशिश करो कि 100 से कम में भी हो जाए, है ना। अब ये नहीं कि 100 से कम करने के चक्कर में हम सही तरीके से पूरा नहीं करें, यानी जैसा डिजायर्ड है उसी तरीके से हो, लेकिन जो वेस्टेज हो, एक होता है नॉर्मल वेस्ट, है ना। जब आप कोई ट्रांसपोर्ट से कोई सामान मंगाते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि अच्छा 100 यूनिट आ रहा है, एक आध यूनिट तो हो सकता है टूट फूट जाए या बर्बाद हो जाए, ये नॉर्मल लॉस है। अब तुम्हारा सामान खुला, पता चला कि 70 सामान तो बर्बाद हो गया, 30 ही तुम्हारे पास पहुंचा, ये अब नॉर्मल लॉस है ना। तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। तुम कोशिश करो कि वो एक भी ऐसा प्रिकॉशन लो कि वो एक भी बर्बाद ना हो, है ना। तो एफिशिएंटली कहने का मतलब क्या हो गया? विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखो। मैनेजमेंट क्या? प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या पूरा हो सके? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? आगे चले। तो मैनेजमेंट क्या? रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। सेट ऑफ फंक्शंस में हम लोग कौन कौन सा फंक्शन लिखेंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है ना।
टू गेट वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? ऑन टाइम, नहीं मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? ऑन टाइम। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग देम to do in the best और cheapest way, है ना? आप क्या करना चाहते थे और उसको सही तरीके से सबसे कम वेस्टेज के साथ सस्ते तरीके में आपने उसको किया या नहीं किया, ये चीज हम लोग किसके अंदर देख रहे थे? ठीक है, ये डेफिनेशन कितना था? एफडब्ल्यू टेलर। कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कहाँ आएगा? चैप्टर 2 में। ठीक है, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अच्छा, हम लोग को इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, है ना? इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं? कि टाइम पर मेरा काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। और एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? कि जो भी काम है उसको किससे करना है? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। अब डिफरेंस देखेंगे हम लोग इफेक्टिव और एफिशिएंसी में। लिख सकते हो कि एक फोकस करें, एक का पहले अगर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा इंटर डिफरेंस लिख दो, तो डिफरेंस लिखने के लिए क्या होगा? सबसे पहले दोनों का डिफिनेशन लिखना। ठीक है, इफेक्टिव मींस इफ व्हेन वी focus to complete the task on time, it is known as effectiveness. When we focus to complete the task with minimum wastage of resources, that is efficiency. It focuses on time, it focuses on proper utilization of resources. ठीक है, दोनों ही अपने को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम लोग ध्यान से देखें डेफिनेशन को, तो हमारा कुछ ना कुछ फीचर्स तो वहीं से आ जाएगा। सबसे पहला कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप जो भी प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफ कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो क्यों कर रहे थे? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जितने भी एक्टिविटी करेंगे, इस सब का काम क्या है? गोल को अचीव करना। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, लेवल ऑफ वर्क, किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपको हर लेवल, हर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है। अगर हम एक फैक्ट्री खोलेंगे तो क्या हमको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? अगर हम छोटा सा दुकान चला रहे हैं तो भी मैनेजमेंट की जरूरत है, हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो भी मैनेजमेंट की जरूरत है, आप स्टूडेंट हो आपको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इट इज ऑल परवेसिव, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, है ना? जब भी परवेसिव आएगा इसका मतलब क्या समझना? एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप ये क्या कर सकते हो? कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, तो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब कि लोग बोल रहे हैं भाई ये चीज मैनेज कर देना, ये चीज मैनेज कर देना। भाई मैनेज कर देने का मतलब क्या हुआ? करना क्या होता है मैनेजमेंट में? तो मैनेजमेंट के अंदर अपने को करना होता है क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी क्या काम करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा, यही तो मैनेजमेंट है। जैसे आपके घर में एक फंक्शन है, मान लो बर्थडे फंक्शन है, ठीक है। अब आप बर्थडे के लिए क्या क्या काम है पहले लिस्ट, या पीटीपी पर जाना, तो पहले लिस्ट आउट कर लेंगे कि भाई इतने लोग जाएंगे तो हमारे पास व्हीकल क्या होना चाहिए, है ना? वहां पर फूड का अरेंजमेंट, वहां पर सारे कुछ सारी जितनी भी चीजें, कहाँ घूमना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ का अरेंजमेंट। तो सबसे पहले आप लिस्ट आउट करोगे कि क्या क्या काम करना है। अब इस काम से रिलेटेड हम इंसान ढूंढेंगे, रिस्पॉन्सिबल इंसान जो उस चीज के लिए क्या है, उपयुक्त है, जो सही डिसीजन ले सकता है। तो हम लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कौन उस काम को कर रहा है, सही इंसान को ढूंढना, उसको टास्क देना। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत काम को कैसे करना है वो बता देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट के अंदर कोई एक एक्टिविटी नहीं है, पूरा का पूरा डायमेंशन है। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। हम लोग स्टार्ट कहां पे किए थे? प्लानिंग पे। खत्म कहां पे किए थे? कंट्रोलिंग से। को क्या पता चला? डेविएशन, कि कहां कहां गलती हुई। हो सकता है कि आपने जो सोचा हो उससे अच्छा किया हो सकता है आपने जो सोचा उससे खराब किया हो। अच्छा किया हो तो अगले बार जो भी आपने अच्छा किया उसको इनकॉर्पोरेट करके अगले बार और बेटर प्लान बनाना, है ना? या फिर अगर आपने खराब किया तो जो जो गलतियां हुई उसको दिमाग में रखे, अगली बार उन गलतियों का नाम दोहराए, है ना? तो एक बार का चीज नहीं है, मैनेजमेंट आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहना है। अब इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय एक्टिविटी भी देखोगे तो जब तुम प्लान किए तो प्लान जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या रहता है, थोड़ा प्रेशराइज रहता है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस से इंपैक्टेड रहता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा क्या करेगा, उस प्लान में कोई ना कोई चेंजेस लाएगा। हम कुछ और सोच के चल रहे थे, मोदी जी के दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो रात को 8 बजे आके कुछ और अनाउंसमेंट करके चले गए। अब हमको वापस से नया प्लान करने की जरूरत है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, हम सोचे थे कि हमको मैनेजर का जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम देखे कि हमको सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सबका इंडिविजुअल लेवल पर जरूरत है, तो हमको कहीं ना कहीं लेवल बाय लेवल क्या करते रहना होगा, चेंजेस करते रहना होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट का डिफरेंशिएशन ही करता है कि ये किसी और से काम करवाने का आर्ट है। तो जब किसी और से काम करवा रहे हो तो एक पर्सन जो काम करवा रहा है और एक पर्सन जो काम कर रहा है, तो हम दोनों मिलकर ही इस गोल को पूरा करेंगे ना। तो ये मेरे इंडिविजुअल का नहीं कि हम सोच भी ले, एग्जीक्यूट भी कर ले, परफॉर्म भी कर ले और सारा रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाए, नहीं, हमको साथ साथ मिलकर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये
सिचुएशन टू सिचुएशन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। आप एक प्लान के साथ स्टार्ट तो किए थे, आप एक प्लान के साथ स्टार्ट तो किए थे, फिर सडन क्या हुआ कि प्लान में चेंजेस हो गया। तो जब चेंजेस हो गया तो आप उसी प्लान पर या सिचुएशन में चेंजेस हो गया तो आपको प्लान में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो डायनेमिक यानी जैसा सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। फिर लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, किसी के दिमाग का रिजल्ट है ना। इसके एफर्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप किसी भी फंक्शन में जाते हो या किसी बैंक में जाते हो, अगर वहां पर आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ रहा है, आपका काम इजीली हो जा रहा है, तो आप क्या बोलते हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट कहते कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि आपको बता रहा है कि वहां पर काम कितने आसान तरीके से हो गया। ठीक है, एक बार फीचर्स देख लो, कोई क्वेरी तो पूछो। सब अपने बुक लाए हो तो बुक में भी देख सकते हो, किसी लाइन में किसी चीज में कोई दिक्कत है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, सर मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये ग्रुप गोल्स, हम लोग जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी करते हैं इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जितने मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, टास्क होता है। तो ये मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है वो किस चीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप्स है, छोटे छोटे ग्रुप्स है, डिपार्टमेंट्स है, उनके गोल्स को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जब हम चीजों को पहले से प्लान करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सही इंसान से काम करवाएंगे तो वेस्टेज का चांसेस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे पास एक टीम है, जब हमारे पास एक ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन बेस्ड सोच रहे हैं, जो सिचुएशन बेस्ड सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को क्या कर सकता है, इजीली अडेप्ट कर सकता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो कि क्या है, डायनेमिक है। एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हो चीजों को तो आपके जो और पर्सनल है, जो एम्प्लॉयज है ना, उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो जाएंगे, वहां पे कंप्लीट होंगे। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो जब आप सही तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करोगे, फुलफिल करोगे, और जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करोगे तो आपको सोसाइटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डेवलप होगी, है ना। तो सबसे पहले हमारा ये 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, है ना। जब भी हम लोग इसका एग्जांपल भी लिए थे हम लोग लोकल ट्रेन वाला, कि भाई जब हम लोग एक लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उसमें देखते हो कि ऑफिस में बहुत ज्यादा भीड़ होता है ना। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी तरीके से उस ट्रेन में क्या हो जाए, चढ़ जाए। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी है, जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन तो है, एग्जिस्टिंग कंपटीशन तो है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल, किसी तरीके से उस एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। जब हम सर्वाइव कर जाएंगे, लोग हमको जान जाएंगे, लोग मेरे पास आने लगेंगे, तो धीरे धीरे मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, बिकने लगेंगे, और जब बिकेगा तो हम लोग किस लेवल पर आ जाएंगे, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के बाद हम लोग किस स्टेज पर चले जाएंगे, ग्रोथ। जैसे जियो जब मार्केट में आने वाला था, ठीक है, तो उस वक्त मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क बैंड्स थे, एयरटेल था, एयरसेल था, यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, है ना, यानी मल्टीपल ब्रांड्स वर थे, और बहुत सारे लोग इसके यूजर्स थे, एमटीएनएल था, बीएसएनएल था, मतलब आराम से 17-18 नेटवर्क्स तो थे मार्केट में, है ना। लेकिन जब जियो आया तो जियो के लिए सबसे पहला कंपटीशन क्या था, सबसे पहला चैलेंज क्या था, सर्वाइवल, कि भाई जब ऑलरेडी लोग यूनिनॉर यूज कर रहे हैं, एयरसेल यूज कर रहे हैं, एयरटेल यूज कर रहे हैं, टाटा यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, तो मेरा टेलीकॉम नेटवर्क क्यों यूज करेंगे, है ना। तो उसने इंडिया का 4G ब्रांड लॉन्च कर दिया, और उसने बोला भाई उसके पास कैपिटल अच्छा, तो उसने बोला भाई आप मेरा सिम लो, हमें 1 साल तक आपसे चार्ज नहीं लेंगे। अब क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे उसमें क्या हो गए, एक तरीके से अपने आप को पोर्ट कर लिए कि चलो भाई जियो में चलते हैं, 1 साल तक हमको लगना नहीं है। सबने क्या सोचा, दूर का सोचा नहीं, बस देखा कि अभी कमिंग 1 साल में हमको 1 भी रुपया लगना नहीं है, तो वो लोग जियो को अडॉप्ट कर लिए। अब जियो जैसे हम लोग पोर्ट कर लिए, 1 साल तक यूज किए, अब उनको डेटा की हो गई आदत, है ना, अब उनको स्ट्रीमिंग की, है ना, हर चीज की आदत हो गई कि यूट्यूब देख रहे हैं, तो अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, रिचार्ज अपना लॉन्च कर दिया। रिचार्ज लॉन्च कर दिया तो वहां पर जो फ्री में सर्विस दे रहे थे उससे अच्छा क्या होने लगा, वहां पर वो लोग अर्न करना शुरू किए। अब जब उनको जियो से प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा लोग कमा लिए, तो आज देखो जियो का लगभग सब कुछ है, जियो मार्ट है, जियो फाइनेंस है, जियो न्यूज है, जियो टीवी है ना, जियो फाइबर है, यानी अब
और ऑलमोस्ट हर चीज तुमको ओटीटी से लेके इंटरनेट एक्सेस से लेके ब्रॉडबैंड तक सब कुछ तुमको किसका मिल रहा है, जियो का। पेमेंट गेटवे भी मिल रहा है जियो पे, है ना। तो ये हो गया ग्रोथ, यानी अब तुमको मल्टीपल ऐप्स रखने की जरूरत ही नहीं है, एक माई जियो ऐप रखो और तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई सबसे पहले अपने को क्या करना है, सर्वाइवल। जैसे ही आप मार्केट में उतरोगे कंपटीशन रहेगा और उस कंपटीशन में आपको क्या करना है, सर्वाइव करना है। तो यहाँ पर अगर आपका सही मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप क्या कर जाओगे, फेल, है ना। लाइव एग्जांपल है हमारे बगल में, है ना, विशाल स्नैक्स, कि भाई जब मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन है तुम्हारे आसपास था, तो विशाल स्नैक्स शुरू में ही मैनेजमेंट उसका खराब रहा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर वो सर्वाइव कर जाता तो फिर क्या होता, प्रॉफिट, और प्रॉफिट एक बार कर लेता तो क्या होता है, ग्रोथ। अभी देखो प्रमोद, शुरू में उसने सर्वाइव करा, फिर प्रॉफिट करा, आज वो हर जगह ग्रोथ कर रहा है, नए ब्रांड्स लॉन्च कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, नए आउटलेट्स लॉन्च कर रहा है, तो ये तो ग्रोथ है ना। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट क्यों करना है, तो सही डिसीजन लेंगे तो हम लोग यहाँ पर सर्वाइव, प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आपको वो हर अच्छी चीज सोचनी है जिसके वजह से आपका सोसाइटी क्या करेगा, अपलिफ्ट होगा। तो सोसाइटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या अच्छा काम कर सकता है, तो सर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, सर सही प्रोडक्ट बेचेगा, सही दाम पर बेचेगा, कोई भी मिलावट नहीं रखेगा, है ना, कम्युनिटी के डेवलपमेंट का सोचेगा, आसपास में जो भी चीजें तुमको कमी दिख रही है, स्कूल हॉस्पिटल, उसको डेवलप करेगा, है ना, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करेगा, राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ रहेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी सोशल ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो अपने अंदर का अच्छा इंसान जगा लेना, अच्छा इंसान तो होगा ही अंदर में, है ना। तो सोसाइटी के लिए जो अच्छा अच्छा सोच रहे हो वो अच्छा अच्छा यहाँ लिखना है। एंड लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है हमारा एम्प्लॉय से और इंडिविजुअल गोल से। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका क्या क्या गोल रहा होगा, तो सबसे पहले उसका फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स में उसको क्या देखना है कि भाई कॉम्पिटिटिव सैलरी तो दे दो, इतना पैसा तो दे दो कि वो क्या कर सके, अपना सर्वाइव कर सके, है ना, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, बोनस दो टाइम टू टाइम। सोशल नीड्स, उसका टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन दो, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उसका ऐसा जॉब स्ट्रक्चर ऐसा बना दो, है ना, ये सारी चीजें कर दो। उसके बाद तुमको देख रहा है, अगर हायर लेवल नीड्स देखना है तो जो भी हमने मैक्सिमम नीड्स देख रहे थे कि हायर लेवल नीड्स, उसको एक उसके कैरियर डेवलपमेंट पे, टेक्निकल स्किल्स के डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पर अपने क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर उसके पैसे, उसके मशीन से नहीं, उसके एम्प्लॉय से होता है। तो अगर तुम्हारे एम्प्लॉय सही रहेंगे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन 100% क्या रहेगा, राइज ग्रो करेगा। और ग्रो करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज पर फोकस करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि हमको उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो ट्रेनिंग दो, हमको लग रहा है कि उनको रिटेन करने की अच्छी सैलरी देने की जरूरत है तो अच्छी सैलरी दो, बोनस दो, बेनिफिट्स दो, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर देखेंगे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एक बार ये वाला टॉपिक अपने अपने बुक से देख लो, कोई भी क्वेरी अगर पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये हम पूरा एक नोट्स लिखवा के दिए हुए। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है कि कैसे लिखना है ना, तो वो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, यानी रेफरेंस ले सकते हो। अगर याद कर सकते हो तो कर लो, ज्यादा बेटर है। हार्डली कितना 20-25 लाइन का होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो तुम उसको याद कर सकते हो। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि याद करके ही लिखो, है ना। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि सर मैनेजमेंट है क्या। क्वेश्चन आया कि सर इसको साइंस बोल देते हैं, सर इसको आर्ट बोल देते हैं, या इसको प्रोफेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज को साइंस, आर्ट या प्रोफेशन बोलने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस कब होता है, आर्ट कब होता है और प्रोफेशन कब होता है ना। तो व्हाट इज साइंस, कोई बता सकता है? हाँ सर, साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक बेस करता है जनरल ट्रूथ पे, जिसको आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। तो साइंस क्या, इट इज अ systematic body of knowledge which is acquired on the basis of experience and experiment and which can be tested anywhere anytime और result हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, है ना, that is science। तो अब हम लोग देखते हैं सर मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं। तो मैनेजमेंट को साइंस, किसी भी चीज को साइंस बोलने के लिए क्या 3 कंडीशंस होना चाहिए। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब लोग बोल तो देते हैं कि भाई सेब गिरा तो उसको लगा कि ग्रेविटी है, नहीं, सेब गिरने पर ग्रेविटी नहीं लगा, उसने कई जगह एक्सपेरिमेंट्स करे, कई और
हाँ थॉट वहां से जुड़ा है, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट्स बहुत जगह किए और सारे जगह रिजल्ट सेम आने के बाद उसने क्या किया, डिसाइड किया कि ये क्या है ना, ग्रेविटी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, आप कहीं भी इसको चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, ये यूनिवर्सली क्या रहेगा, वैलिड, यानी सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट साइंस है, हाँ या ना? तो सर बीइंग अ मैनेजमेंट, सर इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं जो आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हो। सर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, सर हम लोग मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, दो तो आपके आएंगे, जनरल प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और ये ओवर टाइम तो डेवलप नहीं हुए, ये बहुत बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपीरियंस किया गया, तब जाके क्या हुआ, डेवलप हुआ, तो ये तो सही है, बट यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। हो सकता है कि आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई करो और रिजल्ट एज डिजायर्ड ना आए, क्योंकि अगर C+O2 करोगे तो एज डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि सेम रिजल्ट हर बार नहीं है, तो ये यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। तो सिंस क्या है कि सारे फीचर्स ऑफ साइंस जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको प्योर साइंस नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस। क्या बोलेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस। लेकिन इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोशल साइंस। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, तो सर एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करने के लिए हमको कोई स्पेशल स्किल्स, नॉलेज, डिग्री की जरूरत है, और ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने उसकी डिग्री ली, जिन्होंने उसका नॉलेज लिया और जिन्होंने उसका एक्सपीरियंस किया, है ना, ट्रेनिंग ली, यानी हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता। कल को हम वैसे ना सफेद कोट पहन के नहीं चल जा सकते ऑपरेशन करने, काला कोट पहन के कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए हमको भैया लॉ का डिग्री लेना पड़ेगा, लॉ की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उसके बाद ही हम उस चीज को कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्या सर मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर है, तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी इसका अपना एक करिकुलम है, इसका अपना एक कोर्स है, अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक एसोसिएशन है, सब कुछ है इसके पास, है ना, यानी ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं कर सकता जब तक आप उसके एंट्रेंस लेवल को क्या नहीं कर सको, क्लियर नहीं कर सको। प्रोफेशनल एसोसिएशन, कल को अगर आपको किसी भी वकील को लेके इश्यूज है तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर क्या कर सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो। ठीक है, यानी हर अगर किसी सीए, सीएस, सीएमओ को लेकर दिक्कत है तो उनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में जाकर क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, और उनका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट उनका क्या कहलाएगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जहां से हमको मेंबरशिप मिला, जहां से हमको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला, जहां से हम लोग काम करना शुरू किए, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या हो जाएगा, अपना एक रहेगा, है ना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ये चीज कहाँ डिसाइडेड है, हमारे एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट में। एक सीएस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, आईसीएसआई के कोड ऑफ कंडक्ट में। एक सीए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट में। एंड सर्विस मोटिव, सिंस ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, इस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, सर्व करना। अब मान लो कि कोई डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट है ना, वो कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जाता है, सडन देखा किसी को हार्ट अटैक आ गया, है ना, तो उसका वो क्या बोलेगा, जाइए पहले मेरा नंबर लगवाइए, क्लिनिक पे आइएगा तब देखेंगे, तो उसके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ट्रीटमेंट करना, है ना। तो यहाँ पर प्रोफेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सर्व करना, ना कि प्रॉफिट पर फोकस करना। तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन सर्विस मोटिव। अब हम लोग देखते हैं क्या मैनेजमेंट में सारा कुछ है या नहीं है। तो सर मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, चलो ये तो है, क्योंकि हमारे पास आईएम इंस्टीट्यूट भी है जिसका एक प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर सेमेस्टर्स वाइज सिलेबस है, जहां पर आप पढ़ के मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हाँ अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, यू हैव टू पास एंट्रेंस, लेकिन मैनेजमेंट इन जनरल टर्म्स कोई भी कर सकता है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हमारे घर में मम्मी लोग भी कर रही है, तो क्या उनको किसी तरीके का एंट्रेंस पास करना पड़ा था,
नहीं, तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट अभी हमारे पास मैनेजमेंट में नहीं है। सिंस ये काम कोई भी कर सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अभी तक ऐसा कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन एमबीए से रिलेटेड बनाया नहीं गया है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड नहीं है। सर मैनेजमेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड या कुछ भी है क्या अवेलेबल? नहीं। कोई रूल्स रेगुलेशंस है क्या अवेलेबल? नहीं। अगर अपार्ट फ्रॉम एमबीए देखा जाए, इन जनरल टर्म्स एमबीए के लिए भी कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। एंड सर्विस मोटिव, लोग अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी एमबीए कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि सही तरीके से अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, और उसको भी आप में पैसा देंगे, तो सर्विस मोटिव भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो सिंस बाकी फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट सेटिस्फाइड द मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन के रूप में नहीं है। हाँ, इन नियर फ्यूचर अगर इसको मेंबरशिप एज प्रोफेशनल एसोसिएशन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टाइप मिलता है तो ये प्रोफेशन में आ सकता है। तो आप जब भी लिखोगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को, तो पहले लिखना नहीं है, लेकिन सिंस ये बात भी लिखना है कि चाहे तो ये बाद में आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्ट की। व्हाट इज एन आर्ट, है ना, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो किस आर्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को जब आप प्रैक्टिकली अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट, है ना। आर्ट का मतलब क्या हुआ? किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंप्लीमेंट करना अपने तरीके से, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्ट। क्या हमको पता है कि सीन क्या होता है? सीन में होता है सूर्य, एक पहाड़, नदी, पंख, है ना, पेड़ पौधे, घर। अब हमसे पूछा जाएगा तो हम इस तरीके से बना देंगे। ड्राइंग स्किल्स है मेरा, तारीफ करोगे, है ना। बन गया, चिड़िया, लो चिड़िया बना दिए, है ना। ये होगा, ये मेरा आर्ट है। लेकिन अगर किसी ऐसे आर्टिस्ट को अगर बोल दिया जाए इस काम को करने के लिए, तो बहुत सुंदर तरीके से बनाएगा, है ना। बहुत मेहनत से ऐसा बनाया कि 4 लोग देख के तारीफ करेंगे, मेरे टाइम गाली नहीं देंगे जो तुम लोग मन में दिए अभी, हमको सुनाई दे दिया था। कौन सा, किसको जानना है कौन सा? ठीक है, तो मैनेजमेंट का क्या है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑलरेडी मार्केट में है, आप उसको जब अपने तरीके से, अपने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, अपने स्किल्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट। तो फीचर्स ऑफ आर्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में थ्योरेटिकल नॉलेज है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपने अपने तरीके से उसको क्या करना? रिप्रेजेंट करना। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्या होते जाओगे? क्रिएटिव होते जाओगे। यानी आर्ट को जितना क्रिएटिवली, सात स्वर है ना, सारे का पता नहीं साहब, उसी से देखो आज कितने सारे गाने बन गए, उसी तरीके से नए नए धुन बन गए। तो उसी धुन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करो। अच्छा, एक धुन दूसरे से मिलता जुलता भी नहीं है, लेकिन तो अलग रहता है ना। तो वही बोल रहा है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो इन चीजों को लेके, वही चीज क्या है? आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो हाँ सर, मैनेजमेंट आर्ट है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पर है, यानी लोग अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या? जैसे तुम पढ़े हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल, तुम पढ़े साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तुम उसको अपने तरीके से अप्लाई करोगे क्या? कोई अपने पढ़ाई में यूज कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, कोई अपने पॉलिटिक्स में यूज कर रहा है, कोई अपने वॉर में यूज कर रहा है। तो लोग अपने अपने तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा मैनेजमेंट में प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, है ना। आज लोग हायर एक्सपीरियंस मैनेजर को ज्यादा सैलरी क्यों देते हैं? क्योंकि वो इतने डाइवर्स सिचुएशन को फेस कर चुका होता है ना, कि हर सिचुएशन को एक तरीके से फिर क्या करना है, हैंडल करने के लिए उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है ना। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा। एक फ्रेशर को उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना एक्सपीरियंस को मिलती है, इसीलिए क्योंकि उसने प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी को अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो हाँ सर, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है,
अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है? तो हाँ सर, मैनेजमेंट आर्ट है। अब मेरे को बताओ, मैनेजमेंट थोड़ा बहुत साइंस भी तो था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, है ना, बट नॉट अ प्रोफेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा रहता है, खास करके सीबीएसई में ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। एक दो केस स्टडीज इस पर दिया हुआ है कि दो तीन दोस्त हैं, है ना, एक बोल रहा है कि साइंस है, एक बोल रहा है आर्ट है, और उसका अपना अपना लॉजिक देगा। आप बताओ कि मैनेजमेंट क्या है? तो आपको जब भी मैनेजमेंट का ये आंसर देना है, तो अगर वो प्रोफेशन को डिफेंड कर रहा हो या साइंस को डिफेंड कर रहा हो, आपको ये फीचर्स लिखना जरूरी है, यानी फीचर्स ऑफ आर्ट, फीचर्स ऑफ साइंस, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एंड देन कोरिलेट इट विद मैनेजमेंट, और फिर मैनेजमेंट के साथ कोरिलेट करके आपको फाइनल आंसर ड्राफ्ट करना है। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले इसमें थोड़ा सा लकी रहेंगे, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। और बहुत ज्यादा उसका मन किया चलो ट्विस्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो डाल सकता है, बट वहां पर भी ऑप्शन है ना, और वाला ऑप्शन है कि आपको टोटल में 20-25 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से कोई 15 बनाना रहता है। तो पहले देखो अपने को कहां पर स्मार्टली मूव करना है ना। अब पता चला कि आपको बिहार बोर्ड में 30 क्वेश्चन दिया, बोल रहा है सॉल्व एनी 15, यानी 15 आपके पास ऑप्शन है 15 क्वेश्चंस के लिए। अब आप बोल रहे हो कि सर हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में, क्योंकि हमको तो दिखाना है हमें स्मार्ट नहीं, वहां पर स्मार्टनेस नहीं दिखाना, वहां पर दिखाना है जो आंसर आप सही तरीके से लिख सको, है ना, कि हम तो क्लास में पढ़े थे ये वाला, हम ये लिखेंगे, और पता चला कि कहीं पर कोई पॉइंट भूल गया, मार्क्स गया, है ना। तो कॉपी पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं आएगा, कॉपी पर जो सबसे सेफ खेल सकते हो वही खेलो, है ना। क्लियर है? चलो एक बार इसको देख लो अपने अपने बुक से, कोई दिक्कत तो नहीं, पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। फिर आएंगे हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने अपने बुक में देख लो, बुक लाओ ना सब। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है भाई? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है अलग अलग लेवल पे, है ना। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इसको हम लोग 3 अलग अलग लेवल पर देखेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी काम हो रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसको करने के लिए अलग अलग स्किल्स, अलग अलग एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो अगर हम लोग पहले बात करेंगे इसका टॉप लेवल का, तो टॉप लेवल पे कौन कौन आ जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, है ना, जो कंपनी के केएमपी होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन। तो की मैनेजरियल पर्सनल को, है ना, कंपनीज एक्ट 2013 में रखा गया कि भाई ये फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पर्सन, फॉलोइंग रैंक्स ऑफ पर्सन किस में आ जाएंगे? केएमपी में, जिसके अंदर आ जाएगा सीईओ, सीएफओ, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या सीएस या फिर एनी अदर पर्सन, जिसको क्या बोल देगा? बोर्ड बोल देगा कि भाई ये केएमपी है, लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर से ज्यादा नीचे का रैंक आदमी नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे कंपनी का क्या है? केएमपी है ना। तो इनका काम क्या है? तो ये वैसे लोग हैं जो जिनके पास इंटेलेक्चुअल स्किल बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और ये बाहरी वर्ल्ड के साथ लाइजन है ना, यानी बाहरी वर्ल्ड के साथ ये जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। तो इनके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है वो दिया जाता है प्लानिंग का, यानी कंपनी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कौन पूरा करेगा? तो ये डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप लेवल, है ना। देन आता है हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या है कि टॉप लेवल ने जो प्लान ड्राफ्ट किया है, जो प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट करवाना किससे? लोअर लेवल से। अब यानी कि भैया इनके प्लान्स को, इनके ऑब्जेक्टिव्स को, इनके स्ट्रेटजीज को क्या करना है? ये मिडिल लेवल इंटरलिंक करेगा लोअर लेवल के साथ एक आसान भाषा में, इंटरप्रेट करेगा एक आसान भाषा में। इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, डिप्यूटी डिपार्टमेंट मैनेजर्स, यानी मैनेजर से एक नीचे जो रहता है डिप्यूटी, है ना, ऑपरेशनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स, ये लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मिडिल लेवल पे। इनका काम क्या है? टॉप लेवल ने जो प्लान, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज बनाए उसको क्या करना? इंटरप्रेट करना लोअर लेवल के साथ,
इनके ग्रीवांसेस को यहाँ तक पहुंचाना, है ना। यानी एक तरीके से ये क्या पुल है, ब्रिज है, जो कि टॉप लेवल और लोअर लेवल को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। एंड लोअर लेवल पे कौन आ जाएंगे, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि भाई टॉप लेवल ने गोल डिसाइड कर दिया, मिडिल लेवल को उसको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प कर रहा है, और इनको स्टैंडर्ड्स दे दिया गया कि भाई इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे फूड इंस्पेक्टर जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको पता है कि भाई मेरे पास गाइडलाइन दिया हुआ है, क्वालिटी दिया हुआ है, उस क्वालिटी को हमेशा ये क्या कराते रहेगा, मेंटेन। यानी अगर हम एक फैन बना रहे हैं तो इसके रॉ मटेरियल्स क्या होने चाहिए, उसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मैच करना कि जो रॉ मटेरियल्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है ना, ये शॉक प्रूफ है या नहीं है। इन सारी चीजों का कौन फोकस करेगा, लोअर लेवल। ठीक है, तो ये सारे का सारे ये तीनों लेवल हमारा क्या किसके अंदर आता है, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, इसके अंदर कौन आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, ये सब आ जाएंगे टॉप लेवल। इनका काम क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ये सारी काम। इनका काम क्या है, इंटरलिंक करना, यानी इंटरप्रेट करना इनके गोल्स को लोअर लेवल के साथ और इनके प्रॉब्लम्स को टॉप लेवल तक पहुंचाना, यानी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ये मिडिल लेवल का। लोअर लेवल का क्या काम है, इनको स्टैंडर्ड्स मिल चुका है, इनको गाइडलाइंस मिल चुका है, लोअर लेवल के एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पर फोकस कौन करता है, लोअर लेवल। ठीक है, ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ना, किसका, एग्जामिनर का, जहां पर तुमसे केस स्टडीज बना के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो क्या क्या काम है, तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा, ये गोल डिसाइड करेगा कि क्या क्या गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसी क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसी रहेगा, हम कैसे काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज क्या क्या टास्क रहेगा, कैसे कैसे उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, यानी फाइनेंशियल, मशीन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारा कुछ। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कोई भी मिसलीडिंग एक्ट ना हो, कोई भी ऐसा एक्ट ना हो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का हो सके, नुकसान हो सके। एंड बजट को अप्रूव करना, ये सारा काम किसका है, टॉप लेवल का। मिडिल लेवल का क्या रहेगा, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाया उसको आसान भाषा में सही तरीके से, फैमिलियर तरीके से कौन करेगा, इंटरप्रेट, मिडिल लेवल, है ना। अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, स्टाफिंग का पूरा काम किसका रहेगा, मिडिल लेवल का। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी, सबको काम देने का किसका ड्यूटी रहेगा, मिडिल लेवल का। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम किसका रहेगा, मिडिल लेवल का। और कोऑपरेशन कौन डेवलप करेगा, मिडिल लेवल। ठीक है, लोअर लेवल का क्या काम रहेगा, काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा उसको ध्यान रखेगा। एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करना, यानी किसी को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे डील करना। इंश्योरिंग क्वालिटीज एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, यानी एक स्टैंडर्ड दिया गया था ना कि हमारा प्रोडक्ट में ये चीज होना चाहिए, तो उन चीजों पर ध्यान कौन रखेगा, मिडिल लेवल। एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, है ना, कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको दिया गया है कि इन चीजों को मेंटेन करना है, वो मेंटेन करके रखेगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग शुरू में ही कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? देन हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चले। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजों की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन और एक कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बारे में समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट परफॉर्मेंस है, डेलिब्रेट फंक्शन है जिसके द्वारा हम ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम करोगे, तुम्हारे सामने उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। जैसे बीइंग अ सीनियर, अगर हमने बोला निशान को कि तुम अपना कॉपी हर्ष को दे दो, इसको जरूरत है, तो इसको एनी हाउ क्या करना होगा, देना होगा, है ना, ताकि मेरा काम क्या हो सके, स्मूथली चल सके। नहीं तो हमको हर्ष को अलग से बताना पड़ेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग रोल पे लोग काम कर रहे हैं और हर किसी को अपना अपना टास्क दिया हुआ है।
लेकिन अगर वो टास्क किसी के काम के साथ लिंक नहीं होगा ना, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्टिविटी है ही नहीं। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, मैनेजमेंट के अंदर लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे हैं, यानी जब हम लोग उसको ग्रुप बना दिया, यानी हर किसी का काम एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया। तो हर किसी के काम को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो फोर्स, जो ऑर्डर, जो पावर लगता है, जो अथॉरिटी लगता है, वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन व्हिच synchronizes the efforts of the organizational, है ना, of the people of the organization। जो भी लोग हैं हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी लोग हैं, वो जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनके एफर्ट्स को एक साथ रोकना, एक साथ रखने का, एक साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है, ये मैनेजमेंट अपने तरीके से क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। वॉलेंटरी मतलब अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा से किया हो गया काम, है ना। जैसे हम तुमको ये बात नहीं बोले, लेकिन तुम अपने अपने मन से उसको क्या कर दिए, हेल्प कर दिए। तो ये क्या हो गया, कोऑपरेशन। यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ओवर द टाइम आप लोग के बीच में बॉन्डिंग डेवलप हुआ। अब हम बोले ना बोले, आप खुद उसको कॉपी दे दिए, आप खुद उसको क्या कर रहे हो, हेल्प कर दे रहे हो। तो ये क्या हो गया, कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन वॉलेंटरी है, ये आपके आपसी रिलेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली है, ये हमारे ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। तो इसका क्या क्या फीचर्स है, तो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप में जितने भी काम हो रहे हैं सबको जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ग्रुप में भले लोग चार अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि चारों को काम एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कहीं पर भी टूटा, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग, उससे कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए स्टाफिंग, उससे कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए डायरेक्टिंग, और उससे कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में से किसी एक को निकाल के देखो, तुम्हारा काम नहीं। इट इज ऑल परवेसिव। आप कोई भी नेचर ऑफ वर्क कर रहे हो, किसी भी लेवल पे कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन वहां पे जरूरत पड़ेगा, है ना। टॉप लेवल, अगर बाहरी दुनिया के साथ तालमेल मिला के नहीं पॉलिसी बनाएगा, तो आप अपने थॉट से कुछ भी बनाओगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और रहेगी। वहां पर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, आपको परवेसिव है, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा अपने गोल के साथ। अब मिडिल लेवल पर आप स्टाफिंग कर रहे हो, आपको एक इंजीनियर चाहिए, आप इंजीनियर के लिए वही हायर करोगे ना जो इंजीनियरिंग किए हुए होगा। किसी सेल्स वाले को तो आप इंजीनियरिंग का काम नहीं दे सकते हो, आईटी का काम नहीं दे सकते हो। तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन रखना होगा कि अगर आप एक एम्प्लॉय भी हायर कर रहे हो, तो इट शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, है ना। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर का काम है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। एंड इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी थोड़ा अपने पावर का, अथॉरिटी का यूज करके आप अपने जोर से भी ये काम क्या कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत जगह डॉट ये रहेगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सर 6 फंक्शंस है मैनेजमेंट का। वो तो नहीं सर, फंक्शंस 5 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है, जरूरत है। अगर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगा, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा क्या। ऑर्गेनाइजेशन में आपने जैसा स्ट्रक्चर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टाफ हायर नहीं करोगे, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा क्या। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, हर एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट पर आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारे लिए क्या है, एसेंस है। प्लानिंग में भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, कि भाई जब हम प्लान कर रहे हो तो बाहरी दुनिया से क्या करके रहेंगे, सोच के, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस को दिमाग में रखते हुए प्लान करेंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, जब हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे होंगे, तब हमको क्या करना होगा, अरेंजमेंट करते वक्त इन चीजों को ध्यान रखना है। प्लान, अगर हम 5 डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वो 5 डिपार्टमेंट मेरा एज पर प्लान होना चाहिए, है ना। स्टाफिंग, इस ऑर्गेनाइज जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इस पर काम करने के लिए जो लोग चाहिए, ये कोई भी रैंडम ABCD को एक्सेप्ट कर लेंगे, कहते तुम अच्छे लग रहे हो, तुम आ जाओ, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम आ जाओ, नहीं। स्टाफिंग में हम उन्हीं लोग को हायर करेंगे जो इस डेजिग्नेशन पर फिट बैठते हैं, और इस डेजिग्नेशन का क्रिएशन हम इसके अकॉर्डिंग किए। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग मेरा एक जैसा चलेगा। डायरेक्टिंग, जब हम किसी को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे होंगे,
प्लान के अकॉर्डिंग जो गोल हमने डिसाइड करा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, सर ये तो पूरा पूरा लिंक है, जब तक प्लान नहीं रहेगा तब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड है, डायरेक्टली लिंक है किससे, हमारा प्लान से। तो ये हमको हर लेवल पे जरूरत है, इसलिए ये सेपरेट फंक्शन नाउ भी ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन चाहिए, छोटा है तो भी चाहिए। फंक्शनल डिफरेंस, जहां पर बहुत अलग अलग तरीके का काम हो रहा है वहां पर भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना। स्पेशलाइजेशन, जब आप एक को एक काम दिया, दूसरे को दूसरा काम दिया, आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आपको एक आदमी पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। और जब आप एक आदमी पर एक काम दोगे तो दूसरे काम के लिए आपको दूसरा आदमी हायर करना पड़ेगा, तीसरे काम के लिए तीसरा आदमी हायर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लोग ज्यादा होते जाएंगे आपको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन के लिए चाहिए। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो सही तरीके से काम करे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड ऑल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉप लेवल किसके साथ करेगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। मिडिल लेवल किसके साथ करेगा, इसके स्ट्रेंथ और इसके पॉलिसीज। एंड लोअर लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इनके पॉलिसीज और अपने डिवाइसेस को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी अपने यहाँ पर जो भी स्ट्रेंथ है उसको कोऑर्डिनेट करके काम करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल।